दोस्तों नमस्कार। बिहार टीचर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों जितने भी बीपीएससी के भाई बहन हैं जिनकी नियुक्ति हुई है और वो शैक्षणिक कार्य जो हैं वो इतना बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि इनको 100% लाभ दिया जाए? तो आज चलिए क्या अपडेट कुछ है इनके संबंध में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। और बीपीएससी से जो शिक्षक हैं उनको 7वें वेतन के लाभ में क्या क्या अड़चने हैं, सरकार क्यों नहीं लाभ से आच्छादित करना चाहती है, सरकार के पास क्या मजबूरियां हैं, इन सारी बातों को लेकर के हम आपके पास आए हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, विषय है 7वें पे से बीपीएससी शिक्षकों को क्यों नहीं आच्छादित किया जा रहा है, आखिर क्या कमी रह गई है जिसे सरकार इन्हें नहीं देना चाहती है। सबसे पहले तो ये जानिए कि बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी अब नहीं है, बहुत मुश्किल में है अभी बिहार सरकार। एक चीज़ को मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। पटना हाई कोर्ट में एक केस है, समझ गए, केस है 16,276/2025 केस संख्या है ये। जो बीपीएससी के जो शिक्षक हैं उनका वेतन का अमान 7th पे में का लाभ देने के लिए ये केस किया गया पटना हाई कोर्ट में। ठीक है, केस संख्या फिर थोड़ा जान लीजिए, 16,276/2025 ये केस संख्या है। केस किए हैं कौन? तो अमर कुमार किए हैं, उनके पिता का नाम है वंश कुमार लाल। ठीक है, इन्होंने पटना हाई कोर्ट में केस किया है कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाल हैं उनको 100% 7वें वेतन का लाभ मिले। क्योंकि अभी अगर जो 7वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा 100%, तो जैसा कि सभी को पता है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन की सिफारिश जो है वो लागू हो गई है। अगर अभी आप नहीं दीजिएगा तो फिर लाभ कब दीजिएगा? लाभ तो फिर मिलने का तो कोई संभावना है नहीं। लाभ तो अभी ही मिलेगा, तभी तो जाकर के 8वें वेतन में लाभ मिलेगा। ऐसे अभी नहीं मिलेगा तो 8वें वेतन में लाभ क्या मिलेगा? खाली खुश करने के लिए जैसे तैसे मिलेगा। क्योंकि देखिए, इनका जो लेवल है वो फिट बैठता भी नहीं है। 25,000 है मूल वेतन, 25,000 वहाँ पर कहीं है ही नहीं। जो पे मैट्रिक्स है इसका लेवल है उसमें जो पे स्ट्रक्चर है उसमें फिट ही नहीं बैठता है कहीं, तो फिर कैसे मिलेगा? तो क्या होगा कि ऐसे ही आपको, जैसे नियोजित शिक्षकों को पहले क्या होता था कि चलिए 2,000 रुपया बढ़ा दीजिए, चलिए 3,000 रुपया बढ़ा दीजिए, फिर यही हालत हो जाएगा यहाँ पर। और एक बार जब शुरुआत हो जाएगी ना दोस्तों, तो ये शुरुआत बहुत दिनों तक रहेगी और फिर संघर्ष करते रहिएगा। तो पहले तो ये हालात था कि लोग हड़ताल कर लेते थे, स्कूल बंद कर लेते थे, तो सरकार बात मान जाती थी। लेकिन अब ये हालात तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बीपीएससी वाले जाएंगे तो विद्यालय बंद हो जाएगा, ये तो बात अब रही नहीं। नियोजित शिक्षक जाएंगे हड़ताल पर तो विद्यालय बंद हो जाएगा, अब ये भी बात नहीं रही। या बीपीएससी वाले जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक जाएंगे विद्यालय में हड़ताल करके तो विद्यालय बंद हो जाएगा। तो अब तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। विद्यालय तो अब बंद किसी भी कीमत पर नहीं होगा, चाहे वो कोई भी शिक्षक हड़ताल पर जाए। क्योंकि सरकार इतने भागों में इसको तोड़ दिया है कि अब किसी के बस की बात नहीं है कि विद्यालय में अब ताला लगवा देगा। और सरकार अब निर्भय है कि अगर नहीं भी देंगे तो शिक्षक हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं करेगा। क्योंकि चुनाव जो है वो विकास के नाम पर नहीं होता, बिहार में चुनाव होता है जात के नाम पर। तो जिस जाति का कैंडिडेट रहेगा वहाँ पर वो जीतेगा। तो इसलिए सारा गलती जो है हम सभी लोगों का है, हमारा और आपका ही गलती है। तो खैर इसको छोड़िए। केसकर्ता का क्या दलील है? कोर्ट में क्या हुआ है? केसकर्ता का दलील है कि हमें 7th पे का लाभ मिलना चाहिए। केसकर्ता कहते हैं कि हमें 7th पे का लाभ मिलना चाहिए। सरकार का दलील है कि नियमावली 2023 तक के तहत नियुक्ति हुई है। 2023 के तहत नियुक्ति अलग कैडर है। जिस नियुक्ति के तहत आपकी नियुक्ति हुई है उसको नियुक्ति अलग है। पुराने शिक्षकों से तुलना करना गलत है। सरकार का कहना है कि पुराने शिक्षकों से तुलना करना गलत है कि उनका नियमावली अलग है और आपका नियमावली अलग है। बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन उन्हीं नियमावली के तहत पे होगा जिसके तहत उनकी नियुक्ति हुई है। और ये भी कहता है कि कोई भी नियमावली जो है अगर आपने पढ़ लिया है पहले ही
पढ़ करके आपने आवेदन किया है तो फिर बीच में मांगने का अलग क्या है, क्योंकि नियमावली में इस बात की चर्चा नहीं है, ये सरकार का दलील है। अब देखिए, जो शिक्षक हैं वो कहते हैं कि हमेशा हमें जो है 7th पे का लाभ दीजिए। अब देखिए क्या है कि समान काम समान वेतन की मांग पर सरकार की दलील यह है कि मांग तभी लागू होगा जब 4 शर्तें लागू हो। सरकार का कहना है कि आप ठीक है मांग रहे हैं, लेकिन पीछे जो भी शिक्षक हैं उनके हिसाब से, तो पहले ये बताइए कि नियोक्ता समान ऐसा कब होगा जब 4 शर्तें लागू हो, 4 शर्तें समान हो, नियोक्ता समान हो, कैडर समान हो, कर्तव्य और जिम्मेवारियां समान हो और सेवा और शर्तें समान हो। जब ये चारों बातें समान रहेगा तभी न पीछे वाला जो लाभ मिल रहा है वो लाभ मिलेगा। जब चारों अलग है तो आपको लाभ फिर कैसे मिलेगा। अब देखिए क्या है, 16 पेज का जो है हलफनामा है इसमें। जी हाँ, 16 पेज का हलफनामा है जिसमें 17 नंबर में महत्वपूर्ण बात कही गई है। 16 पेज का है, उसमें पॉइंट वाइज है 1 2 3 4 5 6, जिसमें 17 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सेवाकर्ता ने जो सरकार जो कोर्ट में जो दलील दी है उसकी बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये केस हुआ था तो शिक्षक अपना पक्ष रखे हैं कोर्ट में, सरकार जो है वो अपना पक्ष रखी है कोर्ट में। तो 17 पेज का एक हलफनामा है जिसमें उसमें कई पॉइंट हैं, उसमें 17वां पॉइंट जो है जिसके बारे में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, 17वां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है जिसकी चर्चा होना लाजमी है और चर्चा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बात सबको जानना चाहिए। सेवाकर्ता ने सारे नियमों को, सरकार कहती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कहती है कि सेवाकर्ता ने सारे नियमों और नियमावली को बेहतर तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद सेवाकर्ता ने आवेदन किया है। समझ गए, सरकार का कहना है कि नियमावली इन लोगों के आवेदन से पूर्व मैंने किया, आवेदन से पूर्व मैंने नियमावली जारी किया था, उसके बाद इन लोगों ने नियमावली पढ़ करके फिर आवेदन किया। 1 से 1.5 महीना आवेदन का दौर चला। जब 1 से 1.5 महीना आवेदन का दौर चला तो इन लोगों ने तो नियमावली पढ़ा होगा, पे स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। जब नियमावली सब कुछ इन लोगों ने पढ़ लिया, समझ करके आवेदन किया और उसके बाद फिर ये लोग सेवा में शामिल हुए, तो फिर अब बीच में क्यों मांगते हैं, बीच में किस आधार पर ये लोग मांगते हैं। जब नियमावली पहले ही पसंद नहीं था तो फिर इसमें ये लोग सेवा में आते ही नहीं, जिनको नियमावली पसंद था वो सेवा में आते। तो बीच में हम अभी कुछ भी करने में असमर्थ हैं, सरकार का कहना है। कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कहता है कि एक बार जब सेवा शर्तें स्वीकार कर लेने के बाद आप बीच में चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। ये सब मामला कोर्ट की बात है ना, जो कोर्ट में बात हुई इसे कि जब कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब सेवा शर्तें आप स्वीकार कर लिए हैं तो आप बीच में चुनौती नहीं दे सकते हैं। सरकार का कहना कि इन शिक्षकों को 7वें या 8वें वेतन की मांग करना नियोजित नहीं है। अगर 7वां वेतन का लाभ नहीं मिलेगा तो फिर 8वें वेतन का लाभ कैसे मिलेगा। तो कोर्ट का कहना है कि देखिए ये आपके बच्चे हैं और आप अभिभावक हैं, थोड़ा इनके बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुनिए और समझिए, जो नियोजित होगा इस पर निर्णय लीजिए। तो सरकार का यही कहना है कि आप नियमावली को पढ़ा है, समझा है, इसलिए अभी फिलहाल हम देने की स्थिति में नहीं है। और यही कारण है कि अभी तक जो लगभग अब 1.5 से 2 साल होने वाला है, सरकार अभी तक आनाकानी कर रही है 7वें वेतन का लाभ देने में। तो जब 7वें वेतन का लाभ देने में आनाकानी कर रही है और मार्च अब हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के बाद 8वां वेतन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर इन शिक्षकों का क्या होगा। अब सवाल यह है कि इन शिक्षकों का क्या होगा, कैसे होगा इनका वेतन का भुगतान। और अगर नहीं लागू होता है तो फिर कम से कम भी तो 12 से 25 हज़ार के बीच में प्रति माह शिक्षकों को आर्थिक नुकसान होगा। दोस्तों चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनको अविलंब 7वें वेतन का लाभ हो, और ये आशा करिए कि आने वाली जो नई सरकार होगी, जो नए मुख्यमंत्री होंगे, उनको हम लोग हार्दिक शुभकामना देते हैं, ढेर सारी बधाई देते हैं और उनके छत्र छाया में बिहार बढ़िया से फले फूले और जितने भी हमारे शिक्षक भाई बहन हैं उनके लिए एक बेहतर कल लेकर के आए। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जय शिक्षक, जय बिहार।